नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 5 वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत का 7वां भाग बताएंगे। 6 भागों तक आपको पढ़ा बता दिया गया है। जो लास्ट वाला भाग था 6ठा, जिसमें आपको लिंग निर्धारण की क्रिया को बताया गया है कि तमाम प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, उन सब में किस तरह से लिंग निर्धारण का कार्य होता है। तो यह बखूबी आपके समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं। आज हम आपको उसके आगे के टॉपिक के बारे में बताएंगे। उससे पहले जैसा कि आपको बताया गया, मानव में लिंग निर्धारण की क्रिया किनके द्वारा होती है और जिनके द्वारा होती है वे गुणसूत्र कहे जाते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? 46 होती है, यानी 23 जोड़ी। 46 यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब ये जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र होता है, अब जो गुणसूत्र पाए जाते हैं 46 यानी कितना? 23 जोड़ी। ठीक है, 23 जोड़ी जो गुणसूत्र होता है उसमें दो प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक होता है कायिक गुणसूत्र, या जिसे दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। कायिक गुणसूत्र, या इसे दैहिक गुणसूत्र भी कहा जाता है। दूसरा जो होता है वह लिंग गुणसूत्र होता है। लिंग गुणसूत्र दो प्रकार के, यानी इन्हीं 46 गुणसूत्रों में से क्या होते हैं? दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक को कायिक गुणसूत्र या दैहिक गुणसूत्र कहा जाता है, दूसरे को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कायिक गुणसूत्र कितने होते हैं और लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं। तो यहाँ पर 22 क्या पाए जाते हैं? 22 जोड़ी, यानी हम लिख सकते हैं 44 गुणसूत्र कौन से होते हैं? कायिक गुणसूत्र, या इसी को हम कह सकते हैं 22 जोड़ी क्या होते हैं? कायिक गुणसूत्र होते हैं। इनका कायिक गुणसूत्रों का कार्य होता है तमाम प्रकार के अंगों का निर्माण करना। जो शरीर में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वे क्या करते हैं? उनका निर्माण कौन करता है? कायिक गुणसूत्र करते हैं। शरीर में पाए जाने वाले अंगों का निर्माण कायिक गुणसूत्र करता है। कायिक गुणसूत्र के द्वारा अंगों का निर्माण होता है, जिसे दैहिक गुणसूत्र भी कहते हैं। यह 44 होता है, यानी कुल मिलाकर के 22 जोड़ी में पाए जाते हैं। दूसरा जो होता है लिंग गुणसूत्र, कितने होते हैं? 2 होते हैं। यह होता है 1 जोड़ी। कितना पाया जाता है? 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो नर में अलग और मादा में अलग होते हैं। नर में यह XY होता है और मादा में XX होता है। ठीक है, नर में XX और मादा में XY। ठीक है, तो समझ गए इतना कि मानव में गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है जिसे कायिक गुणसूत्र या दैहिक गुणसूत्र कहते हैं, और एक लिंग गुणसूत्र। अब जो कायिक गुणसूत्र होता है वे 44 यानी 22 जोड़े होते हैं, और जो लिंग गुणसूत्र 2 यानी 1 जोड़ी पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक सामान्य बात है जिसको आपको जानना है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आपको बताया भी है इससे पहले। अब हम आपको अगर क्या देखा जाए, अगर गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो जाए, अभी जो गुणसूत्र पाए जाते हैं इनकी संख्या में अगर कमी हो जाए या अधिकता हो जाए, गुणसूत्रों की संख्या में कमी आ जाए या अधिकता आ जाए, तो क्या हो जाता है? रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से गुणसूत्रों की कमी हो जाने के कारण या अधिकता हो जाने के कारण कैसे रोग उत्पन्न होता है, या कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आज हम उसी बारे में चर्चा करते हैं।
लेकिन इससे पहले एक और चीज जान लेना जरूरी है। क्या है वो, उसे हम देखते हैं। ठीक है, अब इससे पहले यानी गुणसूत्रों की कमी या अधिकता के कारण रोग उत्पन्न होते हैं। अब रोग कैसे उत्पन्न होते हैं इसको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक होता है एकाध सूत्रता और एक होता है एकल सूत्रता। एकाध सूत्रता और एकल सूत्रता। अब हम देखेंगे कि एकाध सूत्रता और एकल सूत्रता क्या है। इसको इंग्लिश में ट्राइसोमी कहा जाता है और इसे कहते हैं मोनोसोमी। ठीक है, एक को ट्राइसोमी और दूसरे को मोनोसोमी, यानी एकाध सूत्रता को ट्राइसोमी, एकल सूत्रता को मोनोसोमी कहा जाता है। अब एकाध सूत्रता क्या है। एकाध सूत्रता मतलब दिया गया है, ट्राई मतलब 3, एकाध मतलब एक जब अधिक हो जाए। जब एक अधिक हो जाएगा, गुणसूत्र हर समय किसमें होते हैं, पेयर में होते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। अब जोड़े मतलब 2। अब अगर क्या हो जाए एकाध यानी एक की अधिकता हो जाए, अगर जैसे क्या है यक्स है, अगर एक यक्स और आ जाए इसमें क्या हो गया, एक अधिक हो गया, इसे क्या कहते हैं एकाध सूत्रता। अब इसमें क्या हो रहा है, यानी गुणसूत्रों में एक की संख्या क्या हो जाए, अधिक हो जाए, जिसे क्या कहते हैं एकाध सूत्रता कहा जाता है। अब हम देखते हैं कैसे इसमें अधिक होगा। जैसे 2 हैं, एक और हो गया, कितना हुआ 3 हो गया। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कुल कितनी पाई जाती है, 46 होती है। ठीक है, 46 पाई जाती है। 46 में जब एक और बढ़ जाएगा, 46 + 1 तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसे क्या कहते हैं एकाध सूत्रता कहा जाता है, यानी गुणसूत्रों की संख्या अगर एक बढ़ जाए। अब दूसरा वाला जो दिया गया है इसे कहते हैं एकल सूत्रता। एकल सूत्रता मतलब मोनोसोमी इंग्लिश में कहा गया इसे। जब एक गुणसूत्र क्या हो जाए, कम हो जाए। एकल मतलब जब क्या था, गुणसूत्रों की संख्या हमेशा 2 पाई जाती है, जोड़े में होते हैं। अगर क्या हो जाए, एकल मींस अकेला, जब गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाए, 1 हो जाए, यानी गुणसूत्रों की संख्या में क्या हो जाए, कमी आ जाए। जैसे 2 था, 2 में से 1 निकल गया, कितना बचा, 1 बचा। तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 46 में 1 माइनस हो गया, कितना बचेगा 45। तो इसके कारण भी क्या होते हैं, रोग उत्पन्न होते हैं। एकल सूत्रता और एकाध सूत्रता समझ में आया आपको। अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से गुणसूत्रों के द्वारा, गुणसूत्रों की कमी के कारण या अधिकता के कारण रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। तो अब इसमें चलते हैं आगे, आपको बताते हैं मानव में गुणसूत्रों की अनियमितता के कारण उत्पन्न होने वाले रोग। ठीक है, या हम इसे कह सकते हैं मानव में आनुवंशिक अनियमितता। मानव में आनुवंशिक अनियमितता। ठीक है, मानव में आनुवंशिक अनियमितता, जिसे जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन भी कहा जाता है। जेनेटिक इन ह्यूमन। ठीक है, मनुष्य में, मानव में आनुवंशिक अनियमितता, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे आपको बताया गया गुणसूत्र कितने होते हैं, गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, दैहिक गुणसूत्र, दैहिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र। दैहिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव में गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक दैहिक होता है और एक लैंगिक होता है। जो दैहिक गुणसूत्र होता है वो शरीर के समस्त आर्गन का निर्माण करने
निर्माण के काम आता है और लिंग गुणसूत्र लिंग निर्धारण का कार्य करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दैहिक गुणसूत्रों के कारण उत्पन्न होने वाले रोग। दैहिक गुणसूत्र के कारण उत्पन्न रोग। दैहिक गुणसूत्र के कारण उत्पन्न रोग, या हम इसे कहते हैं इनके दैहिक गुणसूत्र के परिवर्तन द्वारा किस तरीके का रोग उत्पन्न होता है, तो हम उसको देखते हैं। जैसे अब दैहिक गुणसूत्र जो पाया गया वो कितना होता है, दैहिक गुणसूत्र 44 आपको बताया गया 44 होते हैं। दैहिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 44 होती है, यानी 22 जोड़ी। 22 जोड़ी ऐसे हम 44 गुणसूत्र कह सकते हैं। अब इसी 44 गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण क्या होते हैं, रोग उत्पन्न होते हैं। अब वे रोग कैसे उत्पन्न होते हैं हम उसको देखते हैं। कौन कौन से रोग हैं जो दैहिक गुणसूत्रों के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। तो पहला जो रोग है वह है, पहला जो रोग आपको बताया जाएगा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम के कारण उत्पन्न होने वाले, डाउन सिंड्रोम में किस तरीके से रोग उत्पन्न होता है पहले कारण देख लेते हैं। कारण किस कारण द्वारा होता है। अब इसका जो कारण होगा 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में अधिकता एकाध सूत्रता हो जाती है, यानी जो 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र पाया जाता है उसमें एकाध सूत्रता के कारण रोग उत्पन्न होता है। 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एकाध सूत्रता के कारण, ठीक है। जो 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र पाया जाता है उसमें क्या हो, एकाध सूत्रता, जिसे हम ट्राइसोमी कहते हैं। एकाध सूत्रता को हम ट्राइसोमी कहते हैं, ठीक है। ट्राइसोमी कह सकते हैं, ऐसे एकाध सूत्रता कहा जाता है। अब क्या हो जाएगा, जो 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र होगा, कितनी जोड़ी पाए जाते हैं 22 जोड़ी। अब जो 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र होगा उसमें क्या हो जाएगा, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में क्या हो जाएगा, एक की बढ़ोतरी हो जाएगी। ये ट्राइसोमी मतलब एक जब बढ़ जाए, जब एक बढ़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे 22 21, एक कितने हो जाएंगे 21 जोड़ी पाया जाएगा। 21 दूनी कितना होता है 42, 42 से कितना हो जाएगा 43, यानी बढ़ जाएंगे। जब एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा टोटल 44 में कितने हो जाएंगे 45 हो जाएंगे। 44 गुणसूत्र पाए जाते हैं 45 हो जाएंगे, और जो टोटल गुणसूत्रों की संख्या होगी कितनी हो जाएगी 47 हो जाती है मानों में। जब एक बढ़ जाएगा, यहाँ पर हम इतना देख लेते हैं, एक बढ़ जाता है 21वीं जोड़ी में एक क्या हो जाएगा, जैसे 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र इस तरीके से, ठीक है, यक्स पाया जाता है, एक गुणसूत्र क्या हुआ इसमें बढ़ गया, ठीक है। एक बढ़ जाएगा, एक कितना हो जाएगा 3 हो गए। अब 21वीं जोड़ी में जो गुणसूत्रों की संख्या 2 पाई जाती थी वह 3 हो गई। 3 हो जाने के कारण टोटल गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी 47 हो जाएगी, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है डाउन सिंड्रोम रोग उत्पन्न होता है। अब इसका लक्षण क्या होगा, डाउन सिंड्रोम का लक्षण हम देख लेते हैं। डाउन सिंड्रोम का जो लक्षण होता है, इसमें चेहरा मंगोलो जैसा, मंगोलियन टाइप का चेहरा जो होता है मंगोलो जैसा हो जाता है, और माथा चौड़ा हो जाता है, गर्दन छोटी हो जाती है, माथा चौड़ा और गर्दन छोटी हो जाएगी, और मानसिक रूप से क्या हो जाएगा अल्प विकसित हो जाता है। जो जिस बच्चे का निर्माण होगा वो मानसिक रूप से अल्प विकसित हो जाता है, या जिसे मंद बुद्धि वाला भी कहते हैं, ठीक। इतना समझ में आया। अब हम आपको जैसे इतना समझ में आया। अब इसमें बताया गया चेहरा कैसा हो जाता है मंगोलो जैसा, और माथा चौड़ा हो जाता है, गर्दन छोटी हो जाती है, और जो मानसिक जो है किसके रूप में अल्प विकसित, यानी
दिमाग जो होता है वह अल्पविकसित हो जाता है, जिसे मंदबुद्धि का भी कहते हैं। यह जो डाउन सिंड्रोम रोग होता है उसे कुछ और नामों से भी जानते हैं, जैसे मंगोलियन जड़बुद्धिता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दिमाग जो होता है इसमें मानसिक रूप से कम विकसित होने के कारण इसे मंगोलियन जड़बुद्धिता के नाम से भी जाना जाता है, और एक मंगोलियन के नाम से मंगोलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला जो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे पूछा जाता है कि डाउन सिंड्रोम रोग की खोज किसने की। ये डाउन सिंड्रोम जो रोग है इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज किया था लैंगडेन डाउन ने इसकी खोज की थी, जिसके नाम से ही इस रोग का नाम पड़ा। तो इस तरीके से डाउन सिंड्रोम के बारे में आपको बताया गया। अब अगला रोग हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो अगले रोग के बारे में हम आपको बताते हैं, जिसे एडवर्ड सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है। तो दूसरा रोग होगा वह एडवर्ड सिंड्रोम कहलाता है। अब एडवर्ड सिंड्रोम का हम लक्षण देख लेते हैं। लक्षण यानी जिसमें एडवर्ड सिंड्रोम होगा उसके लक्षण क्या प्रतीत होते हैं, लक्षण क्या दिखाई देते हैं। यानी एडवर्ड सिंड्रोम का लक्षण जो होगा, यह जो विकृत सर, इसका जो हेड होता है, सर पाया जाता है। इस लक्षण के द्वारा उत्पन्न जो व्यक्ति होते हैं उसका जो सर होता है वो कुछ बड़ा सा और घुमावदार, यानी ठीक ठाक शेप में नहीं होता है, विकृत सर होता है। इसकी जो गर्दन होती है वो छोटी हो जाती है, अंगूठा छोटा हो जाता है, और नाक चोंच के समान, नाक जो होती है चोंच के समान हो जाती है, और जो कर्ण पल्लव पाए जाते हैं नीचे की तरफ लटके हुए होते हैं, ठीक है। एडवर्ड सिंड्रोम के जो लक्षण है कि विकृत सर होता है, जो हेड होता है सुचारू रूप से नहीं होता है, टेढ़ा मेढ़ा रहता है, गर्दन छोटी हो जाती है, अंगूठा छोटा हो जाता है, और नाक जो होती है चोंच के समान हो जाती है, और जो कर्ण पल्लव होते हैं वो नीचे की तरफ लटके हुए पाए जाते हैं। और इसका कारण जो होता है, जो इस रोग के कारण, किसके कारण एडवर्ड सिंड्रोम होता है, तो जो 18वीं जोड़ी का गुणसूत्र पाया जाता है, 18वीं जोड़ी के गुणसूत्र में क्या हो जाती है, एकाध सूत्रता हो जाती है। जोड़ी में एकाध सूत्रता, जो 18वीं जोड़ी पाया जाता है उसमें क्या हो जाता है, एकाध सूत्रता के कारण यह रोग क्या होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है। एकाध सूत्रता के कारण, अब जैसे जो 18वीं जोड़ी में क्या हो गया, +1 हो गया। अब सूत्रों की संख्या कितनी पाएगी, 46, जब एक क्या होगा, बढ़ गया, तो कितना हो गया, 47, जिसके कारण क्या होता है, एडवर्ड सिंड्रोम नामक रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। यह किसमें उत्पन्न होता है, 18वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र के बढ़ जाने के कारण होता है, जिससे यहाँ पर 2 से कितने हो जाते हैं, 18वीं जोड़ी में गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है, 2 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से 46 से 47 गुणसूत्र बन जाते हैं। तो अगला जो रोग है उसके बारे में हम देखते हैं, जिसे तीसरा, जिसे पटाव सिंड्रोम कहा जाता है। पटाव सिंड्रोम, हाँ, एक चीज इसमें आप लोग ध्यान देंगे, जैसे यह जो रोग है एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, ये सारे जो रोग हैं इनका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण पूछा जाता है कि कौन सी गुणसूत्र, सबसे ज्यादा ही पूछा जाता है कौन सी जोड़ी के गुणसूत्रों में अधिकता या कमी हो जाने के कारण ऐसा देखा जाता है। जैसे इससे पहले वाले में आपको बताया गया 18वीं जोड़ी में
एक गुणसूत्र एकाध सूत्रता हो जाती है, यानी एक गुणसूत्र क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। और उसके बाद आपको बताया गया एडोल्फ सिंड्रोम में कि जब क्या हो जाती है 18वीं जोड़ी के गुणसूत्र में ऐसा होता है। पहले में आपको बताया गया 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्रों की संख्या में क्या हो जाती है, इजाफा हो जाने के कारण, बढ़ जाने के कारण क्या होते हैं, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। सबसे ज्यादा ये लक्षण तो लगभग सामान्य ही देखे जाते हैं, सब में एक समान ही लक्षण होते हैं। तो कारण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, कारण होते हैं। ठीक है, तो जो पटाउन सिंड्रोम होता है इसके लक्षण हम देखेंगे, कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसका जो लक्षण होता है, इस रोग से ग्रसित अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, जन्म नहीं ले पाते हैं। ठीक है, यानी जिनमें क्या होता है, पटाउन सिंड्रोम होता है, ऐसे बच्चे जो पटाउन सिंड्रोम रोग से क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं, वे ज्यादातर बच्चे जन्म ही नहीं ले पाते हैं। ठीक, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो जन्म लेने के पहले ही वर्ष में क्या होते हैं, मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो लक्षण ध्यान से सुन लेंगे। लक्षण तो होता है इनका, इस रोग से ग्रसित जो शिशु होता है वो क्या होते हैं, जन्म नहीं ले पाते हैं, या अगर जन्म लेते भी हैं तो क्या हो जाता है, 1 वर्ष के अंदर ही इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इनका कारण जो होगा, किसके कारण ऐसा होता है, तो 13वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र पाया जाता है, 13वीं जोड़ी जो पाई जाती है, 13वीं जोड़ी के गुणसूत्र में क्या होती है, एकाध सूत्रता के कारण। 13वीं जोड़ी में एकाध सूत्रता के कारण जो 13वीं जोड़ी पाया जाता है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। 13वीं जोड़ी में क्या हो जाएगा, एक गुणसूत्र इसमें बढ़ जाएगा। 13वीं जोड़ी में कितने पाए जाते हैं, गुणसूत्रों की संख्या हर समय 2 होती है एक जोड़ी में। ठीक है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2 पाई जाएगी। 2 + 1 कितने हो गए, 3 हो गए। टोटल कितना होता है, 46 + 1 इसमें जुड़ जाएगा, कितने हो जाएंगे, 47 गुणसूत्र पाए जाएंगे। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, 47 हो जाती है, जिससे कौन सा रोग उत्पन्न होता है, पटाउन सिंड्रोम। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि दैहिक गुणसूत्रों में बदलाव के द्वारा किस तरीके से रोग उत्पन्न होते हैं। कुछ और भी दिए गए हैं बुक से, आप उसको पढ़िएगा। जो इंपॉर्टेंट थे हमने आपको बताया, जो सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं दूसरा। पहला आपने देखा दैहिक गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण या काय गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। अब हम आपको बताते हैं दूसरा जो इसका होगा, लिंग गुणसूत्रों में। लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन के, लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग। ठीक, लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग, यानी लिंग गुणसूत्र में किस तरह से परिवर्तन होगा जिसके कारण क्या हो जाता है, रोग उत्पन्न हो जाता है। अब जैसे हमने आपको बताया कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। ठीक है, अब इस 46 को 2 भागों में बांटा गया, एक कितना 44 और एक 2 जोड़ी, एक जोड़ी। ठीक है, 44 को कितना हुआ, 46 हुआ। इसको हम कहते हैं दैहिक और इसे कहते हैं लिंग गुणसूत्र। अब जो लिंग गुणसूत्र होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होंगे, नर में और मादा में बांटे जाते हैं। नर जो होता है, नर में एक XY और मादा में XX पाए जाते हैं। तो अब हम लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, एक जोड़ी 2 जोड़ी हो, जैसे इसमें 2 गुणसूत्र होते हैं यानी एक जोड़ी पाया जाता है। नर में अलग होते हैं और मादा में अलग होते हैं। नर में XY होता है और मादा में XX पाया जाता है। तो हम देखेंगे किस तरीके से इनमें लिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन के द्वारा किस तरीके से, अब तक आपको इतना बताया गया दैहिक गुणसूत्रों के बारे में। अब आपको लिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में बताया जाएगा।
तो जो इसके द्वारा उत्पन्न रोग है, पहला इसे क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। अब बताया कि आप लिंग गुणसूत्र में किसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है, लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण यह उत्पन्न होता है। अब इसमें क्या होता है, कारण देख लेते हैं हम, ठीक है, कारण हम देखेंगे। अब इसका जो कारण होता है लिंग गुणसूत्र की, लिंग गुणसूत्रों में क्या हो जाती है, एकाध सूत्रता के कारण होता है। लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र में एकाध सूत्रता के कारण जो लिंग गुणसूत्र होता है वो क्या होते हैं, एक्स एक्स या एक्स वाई पाए जाते हैं। नर में एक्स वाई और मादा में एक्स एक्स होते हैं, जो एक जोड़ी होता है। दो गुणसूत्र तो होते हैं लेकिन एक जोड़ी होता है, ठीक है। अब इन्हीं लिंग गुणसूत्रों में क्या हो जाती है, एकाध सूत्रता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। अब एकाध सूत्रता मतलब आपको बताया कि ट्राइसोमी, जब दो में एक और बढ़ जाए क्या हो जाता है, उसी को ट्राइसोमी कहा जाता है। हर समय गुणसूत्र क्या होते हैं, दो एक साथ होते हैं यानी पेयर में पाए जाते हैं, उनमें एकाध सूत्रता यानी जब एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो कौन सा रोग उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम हो रहा है। किन गुणसूत्रों में, लिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण। जैसे क्या होगा, एक्स एक्स और एक वाई क्या हो जाए, एक साथ पाए जाए तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 + 1 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। तो क्या होगा, एक गुणसूत्र बढ़ा किसमें, लिंग गुणसूत्रों में, ठीक है। जो लिंग निर्धारण करते हैं उनमें क्या हो जाएगा, एक गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। बढ़ जाने के कारण क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम उत्पन्न होता है, जिसका लक्षण होता है, कौन से लक्षण इसमें उत्पन्न होते हैं उसको हम देख लेते हैं। इसका जो लक्षण होगा, जैसे जब वाई गुणसूत्र क्या होता है, बढ़ जाता है। वाई गुणसूत्र के बढ़ने के कारण जो शरीर होता है वो किसके समान हो जाता है, पुरुषों के समान हो जाता है। शरीर पुरुषों के समान, ठीक है। जब वायु गुणसूत्र बढ़ता है तो क्या हो जाता है, शरीर पुरुषों के समान हो जाता है, ठीक है। जैसे लंबा चौड़ा, इसमें महिलाओं में ऐसा देखा जाता है, शरीर क्या हो जाता है, पुरुषों के समान लंबा चौड़ा पाया जाने लगता है। और जब क्या हो जाता है, यक्ष गुणसूत्र, यक्ष गुणसूत्र के कारण, जब यक्ष गुणसूत्र क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यक्ष गुणसूत्र के कारण क्या होता है, जब यक्ष गुणसूत्र बढ़ जाता है तब क्या होता है, जब यक्ष गुणसूत्र बढ़ जाता है तो इसमें क्या हो जाता है, वृषण अल्प विकसित हो जाता है। वृषण अल्प विकसित हो जाता है, ठीक है। वृषण क्या हो जाएगा, अल्प विकसित हो जाएगा। अब अगर वृषण जिसमें क्या हो जाएगा, अल्प विकसित हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, नर युग्मक का निर्माण नहीं होता है। और जब नर युग्मक का निर्माण नहीं होगा तो ऐसे पुरुषों को हम क्या कहेंगे, बंद कहते हैं, यानी स्टेराइल कह सकते हैं, जो लैंगिक जनन की क्रिया के द्वारा संतान उत्पत्ति ना कर सकें। जब इसमें वृषण क्या होगा, अल्प विकसित हो जाएगा तो युग्मक का निर्माण नहीं होगा। जब युग्मक का निर्माण नहीं होगा तो क्या हो जाएंगे, स्टेराइल हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिसके कारण वे संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जब संतान उत्पत्ति नहीं कर पाएंगे, यानी जब यक्ष गुणसूत्र बढ़ जाता है, यक्ष गुणसूत्र दो पाए जा रहे हैं, यक्ष गुणसूत्र के बढ़ने के कारण इनमें क्या हो जाता है, स्तन भी विकसित हो जाते हैं। यक्ष गुणसूत्र के बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, स्तन भी विकसित हो जाते हैं, ठीक है। और जब यानी क्या होगा, वृषण अल्प विकसित हो जाएगा यक्ष गुणसूत्र के बढ़ने के कारण। और इसमें क्या होगा, यक्ष गुणसूत्र के बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, स्तनों का विकास हो जाता है। और पुरुषों का स्तन, पुरुषों में स्तन हो जाने को ही क्या कहते हैं, पुरुषों में स्तन विकसित होने की क्रिया को एक नाम से जाना जाता है, जिसे
कोमिस्टिया कहते हैं। हाँ, अस्तन विकसित हो जाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, यहाँ अस्तन विकसित हुआ, अस्तन विकसित होने की क्रिया को ही गायनोकोमिस्टिया कहा जाता है। गायनोकोमिस्टिया कहते हैं, अस्तन विकसित होने की क्रिया को ही गायनोकोमिस्टिया कहा जाता है। ठीक, तो आपको बताया गया क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम लिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन की क्रिया के द्वारा किस तरीके से होता है। अगला हम आपको बताते हैं कि लिंग गुणसूत्र के कारण उत्पन्न होने वाला दूसरा रोग कौन सा होता है, जिसे हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। अब टर्नर सिंड्रोम किस तरीके से उत्पन्न होता है, लिंग गुणसूत्र का दूसरा रोग। इसमें देखते हैं इसका कारण क्या होता है। इसका जो कारण देखा गया कि इसमें एक लिंग गुणसूत्र क्या हो जाता है, अनुपस्थित हो जाता है, या जिसे हम एकल सूत्रता कहते हैं। कारण क्या होता है, एक लिंग गुणसूत्र अनुपस्थित हो जाता है, या इसे हम कह सकते हैं मोनोसोमी। ठीक है, क्या कहेंगे हम, मोनोसोमी कह सकते हैं, यानी लिंग सूत्रों में क्या हो जाना, एक अनुपस्थित हो जाना। जैसे यक्ष क्या हो जाए, अकेले पाया जाए, अकेले। ठीक है, यानी कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 माइनस 1। जब एक कम हो जाएगी बराबर कितना होगा, 45 ही बचेंगे, यानी एक क्या हो जाए, अनुपस्थित हो जाए। लक्षण हम क्या देखेंगे, लक्षण इसके द्वारा किसमें होता है, मादा में। जो जननांग होते हैं वो अल्प विकसित हो जाते हैं, मादा में जननांग अल्प विकसित हो जाता है। जननांग क्या होते हैं, अल्प विकसित हो जाते हैं, जिसके कारण इन्हें क्या कहते हैं, बंध या बांझ भी कहा जाता है। ठीक है, इसके कारण इन्हें बंध या बांझ कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से मानव में आनुवंशिक अनियमितता के कारण क्या हो जाता है, रोग उत्पन्न होते हैं। वे रोग दो प्रकार के होते हैं, एक दैहिक गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण और दूसरा लिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोग के बारे में आपको आज बताया गया। ठीक है, आप लोग जो है क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं, गलती आप लोग करते हैं जो है इसमें। इसी में क्वेश्चन का आंसर रहता है, आप क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करिए, और जितने भी क्वेश्चन हैं उसका आंसर हमने आपको बताया इसी में रहता है, और कहीं से नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन का आंसर सब इसी में रहते हैं, और आप अगर क्वेश्चन का आंसर निरंतर देते रहते हैं तो तमाम प्रकार की जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं उसके लिए आप प्रिपेयर होते रहते हैं, तैयार होते रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर दिया करिए कमेंट बॉक्स में, और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे शेयर भी करते रहिए। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, उसका आंसर आप लोग किसमें देंगे, कमेंट बॉक्स में आप जरूर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो आपका है, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। पहला क्वेश्चन जो आपका होगा, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की अनुपस्थिति के कारण होता है। दूसरा क्वेश्चन, पटाउन सिंड्रोम का कारण बताइए। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन होगा, पटाउन सिंड्रोम का कारण बताइए। तीसरा क्वेश्चन जो आपको तीसरे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है उसमें क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम का कारण बताइए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम का कारण बताइए। ठीक है, आप लोग इन तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे।